अगर आपने क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच 7वें एपिसोड तक देखा है तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। जब हम क्राइम शो देखते हैं तब मन में प्रश्न बस एक ही होता है, असली खूनी कौन? तो अधूरा सच का खूनी कौन है? वो लड़का मुकुल तो नहीं है, क्योंकि शक उसी पर है और इस सीरीज के हीरो वकील माधव मिश्रा उसे डिफेंड कर रहे हैं, मतलब वो निर्दोष है। इस कथा के प्रारंभ से ही मुझे लग रहा है कि उस बच्ची जारा का खूनी उसी का पिता नीरज है। वो क्यों भला? सर्वप्रथम कारण उस पर दोष नहीं जाएगा क्योंकि वो लड़की का पिता है। ऐसे क्रिमिनल कथाएं रोमांचक इसलिए लगती हैं क्योंकि खूनी कौन, इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं होता। 7वें एपिसोड में खुलासा हुआ, उसे देखकर लगता है कि महेंद्र नामक जो व्यक्ति है उसने बदले की भाव से जारा का खून किया है। महेंद्र की बेटी जारा की फैन थी, पर जब जारा ने उसके वीडियो पर कमेंट किया तब उस बच्ची को बुरा लगा और सोशल मीडिया ट्रोलिंग की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। जिस एसिड को पीकर वो लड़की मरी, वैसे ही एसिड से महेंद्र ने जारा को मारा। सुनने में तो ये सही लगता है, महेंद्र ही दोषी है, कहानी खत्म। मेरा मानना है कि ये अधूरा सच है। महेंद्र जारा के खूनी के षड्यंत्र में शामिल हो सकता है, परंतु मुख्य आरोपी नहीं। ये समझने के लिए आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आपने बचपन में सुनी होगी। एक गरीब किसान था जिसे एक दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिली। वह मुर्गी हर दिन उसे एक सोने का अंडा देती। शुरुआत में तो वह किसान बहुत खुश था, परंतु कुछ दिन बाद उसका लालच बढ़ने लगा। उसके लिए दिन में एक सोने का अंडा काफ़ी नहीं था। उसे डर भी था कि कहीं कोई उसकी मुर्गी चुरा न ले। इस लालच में आकर उस किसान ने अपनी मुर्गी को मार दिया ताकि उसके अंदर के सारे सोने के अंडे वो एक साथ ले ले, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। जो सोने के अंडे मिल रहे थे वो भी बंद हो गए। नीरज अपनी बेटी की कमाई पर जी रहा था, पर उसे डर था जब तक उसकी बेटी छोटी है तब तक उसे पैसे मिलेंगे। एक बार वो 18 वर्ष की हो जाए तो जारा के एक्टिंग के पैसे सीधे उस लड़की को मिलेंगे। इसके अलावा जारा उस बिट्टू का पात्र सीरियल में प्ले करने से तंग आ चुकी थी। शायद वह वो काम छोड़ना चाहती थी। ये नीरज को मंजूर नहीं था, इसीलिए उसने मौका देखकर जारा को मार दिया, जो कारण माधव मिश्रा के साथी वकील दीप ने दिया। जारा के इंश्योरेंस का पैसा वो नीरज को मिल गया या फिर मिल जाएगा अगर वो पकड़ा नहीं गया। ये इतना ठोस कारण नहीं लगता अपनी बच्ची को मारने का। मेरा नीरज को आरोपी बताने का कारण कुछ और है। एक नैरेटिव जस्टिस करके सोच होती है। कोई भी कहानी देखने वालों को या फिर सुनने वालों को अच्छी लगे, इसीलिए उसमें नैरेटिव जस्टिस होना आवश्यक है। आसान शब्दों में नैरेटिव जस्टिस मतलब कहानी के अंत तक अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए और बुरे लोगों के साथ बुरा होना चाहिए। उदाहरणार्थ आरआरआर में जो अंग्रेज बुरे हैं वो मर जाते हैं और जो बच्ची और 2 हीरो अच्छे हैं वो बच जाते हैं। ये है नैरेटिव जस्टिस। एक अच्छी कथा में हर मूल पात्र के साथ नैरेटिव जस्टिस होता है। इस सोच को अगर हम अधूरा सच के पात्र नीरज पर लागू करें तो उसका नैरेटिव जस्टिस क्या होगा? अगर वो सचमुच निर्दोष है तो उसके साथ अच्छा होना चाहिए, पर देखकर तो नहीं लगता कि उसके साथ अच्छा होगा। उसकी बेटी को मार दिया, ठीक है, पर उसके बाद जो झगड़ा होता है उसमें उसकी दूसरी बीवी अवंतिका अपने पहले पति के पास चली जाती है। जब मुकुल छूट जाएगा तब उसके माता पिता फिर से साथ में आ जाएंगे और एक सुखी परिवार बन जाएंगे। इसमें तो नीरज का बुरा हुआ ना? ये कैसा नैरेटिव जस्टिस? मुकुल और उसके माता पिता फिर से एक साथ रहने लगेंगे, अंत तो ऐसा ही होगा। नीरज के साथ तो बुरा ही होना है। ये नैरेटिव जस्टिस के हिसाब से सही है अगर उसने कुछ गलत काम किया है। मेरे हिसाब से वो गलत काम है अपनी बच्ची को मारना। ये है नीरज का नैरेटिव जस्टिस। जो भी है, अगले शुक्रवार तक तो पता चल ही जाएगा। तब तक मैं आपको पूछता हूँ, क्या लगता है
क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच में ज़ारा का खूनी कौन है? कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। जैसे ही इस कहानी का अंत होता है इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।